हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एंड सब्जेक्ट साइंस और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है और ये आपका सेशन रहने वाला है 2023-24। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं आपको इस पेपर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। ये आपका मतलब 60 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन पेपर और आपका जो इसमें टाइमिंग रहेगी पेपर को अटैम्प्ट करने की वो रहेगी 2.5 घंटे की। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरफ। हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी। तो पहले इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि ये मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस हमको कंपलसरी है करना। और सेक्शन ए बी सी, इसमें सेक्शन सी तक होंगे और बाकी मतलब आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। आइए अब हम पहले सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और ये आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। पहला क्वेश्चन, पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय। तो मतलब पोलियो और चिकन पॉक्स के क्या कारण हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा वायरस। और अब सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा इसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, वाटर। जैसे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे कई और आते हैं वाटर के छोड़ के, जैसे वाटर हो गया, वाइंड हो गया, या फिर हमारा सोलर पैनल हो गया। तो ये सब हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल्स के इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं? तो इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सारे ही हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हमको बतानी है। मतलब कि एक मानव की जो सुनने की शक्ति होती है, उसकी रेंज होती है, वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन में एक छोटा सा डायग्राम है, हमें इसको समझ के आंसर इसका देना होगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भूजो एक लड़का है, मेड द सर्किट, उसने एक सर्किट बनाया, एज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमको दिख रहा है जैसे इसने दिखाया है। एंड ऑब्जर्व दैट द बल्ब डिड नॉट ग्लो, और उसने ऑब्जर्व किया या देखा कि बल्ब जो है उसका वो ग्लो नहीं हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि वो उसमें लाइटिंग नहीं आ रही। तो फिर ऑन पहेलीज सजेशन ही एडेड 1 मोर सेल। अब वह क्या करता है, एक सेल और ऐड कर देता है इस सर्किट में, और दी बल्ब नाउ ग्लो एक्सप्लेन। अब जो बल्ब है वो मतलब ग्लो करने लग जाता है, तो हमें इससे एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि अगर उसने एक बल्ब ऐड किया है, बल्ब एक सेल को, सॉरी, तो यहाँ पे उसने एक सेल ऐड किया होगा एक और। तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला सेल इसमें लगा हुआ है, ये वाला, तो उस मतलब एक बल्ब को भी जलने के लिए एक सफिशिएंट उसका वोल्टेज चाहिए होता है। तो एक सेल मतलब 1.5 वोल्ट का होगा, और मान लीजिए ये बल्ब है आपका 3 वोल्ट का, तो 1.5 वोल्ट में ये बल्ब तो नहीं जल सकता ना। तो उसने एक बल्ब को और ऐड किया, तो 1.5 तो आपका 3 वोल्ट बन गया। तो 3 वोल्ट तो फिर ये बल्ब जल सकता है। तो इस पहेली का एक्सप्लेन इसी तरीके से होगा कि एक सेल उसने ऐड किया, तो मतलब एक बल्ब को जलने के लिए सफिशिएंट उसका वोल्टेज चाहिए होता है। तो उसने फिर एक सेल को ऐड किया, तो उसका सफिशिएंट उसको मिल गया एनर्जी, जिस वजह से वो चल गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का और में एक और क्वेश्चन है, वाई इज ए लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। मतलब हम आयरन के ऊपर एक जो लेयर होती है जिंक कोटेड की, हम उसको क्यों चढ़ाते हैं? तो ये आपको पता होगा कि हमें मतलब लोहे पे जंग लगने से बचाना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर टू प्रोटेक्ट रस्टिंग, टू प्रोटेक्ट यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, प्रोटेक्ट की स्पेलिंग आपको पता होगी, रस्टिंग RUSTIN और ये G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द आई। मतलब आँख का वो हिस्सा या वो पार्ट, आई विच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इट। मतलब आँख का वह हिस्सा जिसमें हमारा कंट्रोल करता हो लाइट को अंदर आने से। जब हमारे आँख के अंदर कोई लाइट मतलब प्रवेश करती है, तो वह कौन सा आँख का जो पार्ट है हमारा, कौन सा हिस्सा है? तो उसका नेम होगा हमारा आइरिश, IRIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। मतलब जैसे कि कोई इमेज अगर प्लेन मिरर के आगे आती है
तो मतलब दिखती है सिंपल, तो इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड, और वैसे ही वो अपोजिट भी हो जाती है। तो इसमें हमारी स्टेटमेंट ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट। जैसे देखो, ए टैडपोल डेवलप्स, एक टैडपोल का विकास अडल्ट फ्रॉग में होता है, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? मतलब कोई छोट टैडपोल, जवान टैडपोल बनता है, वो बड़ा फ्रॉग बनेगा, तो उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का क्या नेम है? उस प्रोसेस का नेम है हमारा मेटामॉर्फोसिस। तो इसकी स्पेलिंग मैं अभी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, 9th क्वेश्चन तक, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8th, ऑर्गेनिक वेस्टेज कैन डिकम्पोज टू फॉर्म डैश। ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो डिकम्पोज की फॉर्म में जब बदलते हैं तो फिर विच कैन सस्टेनेबिलिटी इन्हेंस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। मतलब कि जो हमारा सॉइल है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन्हेंस होते हैं। तो हमें इसमें करेक्ट आंसर बताना है, इसका क्या होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा कंपोस्टिंग। इसकी भी स्पेलिंग में दिखाऊंगा। और 9th क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 2 खरीफ क्रॉप। हमें 2 खरीफ क्रॉप्स के नेम बताने हैं इसमें। और डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हमें डिफाइन करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो चलिए हम एक नेक्स्ट पेज पे इन सभी का आंसर देखते हैं, यहाँ से 7 क्वेश्चन का और 8 का और 9 का और 10 का। हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर होगा मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि एक टैडपोल का जब डेवलप होता है वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है, उस प्रोसेस का नेम है ये मेटामॉर्फोसिस। और हमारा 8th क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा हमारा कॉम्पोस्टिंग। और फिर 9th क्वेश्चन में हमसे 2 खरीफ क्रॉप के नेम्स पूछे थे, तो मैंने यहाँ 3-4 लिख दिए हैं। जैसे पहला है हमारा राइस, मेज, मिलेट, शुगर कैन, पल्सेस। मतलब क्वेश्चन में 2 ही पूछे हैं, तो अब 2 ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना, सिर्फ मैंने आपके एक्स्ट्रा के लिए बता रखा है इसमें, जिससे आपको और मालूम पड़ जाए। और हमारा 10th क्वेश्चन था कि डिफाइन करना था हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है होता है। तो इसमें ए लेयर ऑफ गैसेस, एक गैसेस की लेयर जो इज़ प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस, वो प्रेजेंट है मतलब मौजूद हैं पृथ्वी के अराउंड, चारों तरफ, अर्थ सरफेस द एयर, और द एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और हवा मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन दी अर्थ विच इज़ कॉल्ड, और उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बार इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह के चारों ओर गैसों की एक परत मौजूद है। जैसे मैंने बताया, वायुमंडल में मौजूद हवा पृथ्वी पर दबाव डालती है, जिसे वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको याद करके आराम से लिख सकते हैं, अगर पेपर में आए तो बिल्कुल सही होगी। अब हम देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ए स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट। मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसका इस्तेमाल हम क्या मेजरिंग वेट के लिए करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। स्प्रिंग बैलेंस अगर आपने शायद आपकी बुक में ना हो तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस टाइप की होती है, जैसे एक स्प्रिंग बैलेंस उसमें मतलब वेट नापने के लिए होता है। इसमें हुक होता है जिसमें हम यहाँ पे कुछ चीज़ टांगेंगे जिसमें, और यहाँ मीटर लगा होगा, तो यहाँ मीटर में पता लग जाएगा उसका वेट कितना है। तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस टाइप का होता है। जैसे कि घर में जैसे सिलेंडर वाला जब आता है आपके, तो वो एक वेट तोलने की मशीन नहीं लाता, वो स्प्रिंग बैलेंस एक चीज़ लाता है, जिससे वो उसमें सिलेंडर को हुक को फंसाता है और वहाँ से वो वज़न चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन सॉरी। अब 12th क्वेश्चन है हमारा, दी वॉइस बॉक्स इज़ कॉल्ड। वॉइस बॉक्स किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा लेरिंक्स। आइए हम इस आंसर को नेक्स्ट पेज पे भी देखते हैं। 11th की पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी और इसका आंसर होगा लेरिंक्स। ठीक है, आइए हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई एंड नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेम ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। जैसे कि हमें इसमें एक तो आइडेंटिफाई करना और नेम बताना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, इस हमें पिक्चर में एक, जैसे ये हमें ऑर्गेनिज्म समझ सकते हैं आप, एक ऑर्गेनिज्म और यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिवाइडिंग उसके जैसे न्यूक्लियस कर रहा है, यहाँ लिखा भी है डिवाइडिंग न्यूक्लियस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो ये हमारा बाइनरी फिजन आ जाता है। तो हमारा तो पहले ये हो गया, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। और इसका नेम, ये नेम, अब हमें इसमें नेम बताना है, पर नेम से पहले ये जैसे इसमें एग्जाम्पल बताना है, सॉरी। तो इसमें एग्जाम्पल होगा ये अमीबा का,
तो ये हमारा एग्जाम्पल है अमीबा का। और आइए हम इसको अब नेक्स्ट पेज पे एक बार इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें हमको पहले नेम बताना था बाइनरी फिजन और हमें एग्जांपल देना था अमीबा। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे 11 क्वेश्चन थे। जैसे कि देखो 1 से यहाँ 1 के अंदर ये 11 क्वेश्चन हैं यहाँ तक सेक्शन ए में। ये देखो 8, 9, 10 और 11, 12, ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर के। और फिर अब हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर ये हमारा 2 मार्क्स का होगा। तो हमको इसमें 1 नंबर मिलता है आइडेंटिफाई करने के लिए और एग्जाम्पल देने के लिए नेम उसका, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें और मैं एक और क्वेश्चन का आंसर दे रहा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और नेम 2 एनिमल्स, 2 जानवरों के नाम बताएं एग्जाम्पल के साथ इन विच इट ऑकर। आइए हम इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। यहाँ अब हम सेकंड क्वेश्चन का और वाला आंसर देखेंगे कि इसमें पढ़ते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि क्या कहते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल का गैमेट्स होता है और उनका फ्यूज़न होता है। तो इस प्लेस पे इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अंदर एग्जाम्पल भी हमको देना था, एग्जाम्पल का भी 1 नंबर मिलेगा क्योंकि ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं काऊ या डॉग या ह्यूमन, कोई भी लिख सकते हैं। कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको देने ही देने होंगे। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गिव द कंप्लीट नेम ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। आपको पता होगा सीएनजी एंड एलपीजी की फुल फॉर्म मांग रहा है यहाँ पे। तो सीएनजी की होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी की होती है हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो और सेकंड क्वेश्चन बी में क्या पूछ रहा है, गिफ्ट एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमें 2 एग्जांपल देने हैं फॉसिल फ्यूल्स के। तो ये तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू में भी आया था शायद, फर्स्ट या सेकंड एमसीक्यू, जिसमें हमारा कोल, पेट्रोलियम और गैस, ये हमारे 3 इसके अंदर आंसर होते हैं। बेसिकली देखो मैंने यहीं बता दिया जब भी हम। आइए नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर की पूरी फुल फॉर्म यहाँ पे है। देखिए सीएनजी की कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और बी क्वेश्चन में हमसे पूछा था तो उसका आंसर ये रहा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, आइए अब अपना क्वेश्चन 4 देखते हैं और उसका आंसर भी देखेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो वाइब्रेटिंग हो रहा है 50 हर्ट्ज पे, तो व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर, टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला लगाया 1 फ्रीक्वेंसी, हमने 1 ऊपर रखा और अपॉन में 50 जो उसकी हर्ट्ज रेट थी। और हमने जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो हमारा 0.2 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट्स केयरफुली। हमको मतलब इस सर्किट को अच्छे से केयरफुली तरीके से ऑब्जर्व करना है। इन विच सर्किट विल दी बल्ब ग्लो, इन दोनों सर्किट में से किस में बल्ब ग्लो होगा। गिव योर आंसर बाय राइटिंग यस और नो, हमें यस और नो के थ्रू हमको बताना है। तो पहला जो हमारा सर्किट है, पीस ऑफ कोल और इसमें आयरन नेल। तो देखिए एक सेल का प्लस और ये माइनस, और ये रहा हमारा बल्ब, और ये रहा हमारा प्लस, ये रहा माइनस, और ये रहा हमारा बल्ब। तो देखिए अब यहाँ से जब करंट यहाँ से पास हो रहा है तो इस बल्ब को जलने के लिए एक यहाँ पे गुड कंडक्टर होना चाहिए बीच में। तो यहाँ पे कोल है, तो कोल में से तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे हमारा सेकंड में डायग्राम में क्या दे रखा है, एक आयरन नेल जो कि मेटल की होती है, लगभग लोहे की होती है। तो इसके अंदर ईजिली करंट फ्लो होता है, तो इससे हमारा बल्ब जल जाएगा बल्ब। और ये हमारा, इसमें हम यस लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारा बल्ब जलेगा और इसमें नो। तो आई होप अभी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा 5th क्वेश्चन। अब इसमें आगे एक फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स ए, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश एंड डैश। तो इसमें हमारा आंसर होगा बेसिस एंड सॉल्ट्स
एंड बी हमारा क्वेश्चन है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन, मतलब कोई इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है थ्रू किसके, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो उसमें कौन सा इफेक्ट बनता है, तो इसमें हमारा केमिकल इफेक्ट होगा। आइए हम इसका भी आंसर देखते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे स्पेलिंग के साथ। आइए अब हम अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमारा 2nd मार्क्स का है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दी 2 स्टेट्स ऑफ मोशन, मोशन के 2 स्टेट्स के नाम बताने हैं। एंड एट लीस्ट हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड टू अप्लाई फोर्स, मतलब कितने ऑब्जेक्ट को ज़रूरत होती है फोर्स की अप्लाई करने के लिए। तो आइए हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहले वैसे तो व्हाट आर द 2 स्टेट्स ऑफ मोशन, इसका आंसर हमारा हो सकता है रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। यही होते हैं 2 स्टेट्स ऑफ मोशन के, रेस्ट एंड यूनिफॉर्म, और इसमें एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो आइए इसका नेक्स्ट पेज पे आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर पहला ए का होगा हमारा रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, एंड बी में होगा एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा 2 नंबर का था, तो पहला नंबर आपको इसमें मिलेगा और दूसरा नंबर आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। आइए अब अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं। आइए अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या है हमें डेफिनेशन बतानी है। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर दी 3 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाय केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब 3 मेन न्यूट्रिएंट्स। इस सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमको 3 मेन न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो कि मिट्टी को मिलते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा। तो आइए हम इस 7th क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल, मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस जब हम उनको एडिट करेंगे सॉइल में, मिट्टी में मिलाएंगे तो क्या होगा, टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, तो उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब जो उनकी उत्पादन की जो क्रिया होगी वो बढ़ेगी, उत्पादन जल्दी होगा, अच्छा होगा। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज फर्टिलाइजर्स। तो इसका सेकंड बी का भी कुछ हमें 3 मेन न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने थे इस क्वेश्चन में। तो इसमें पहला होगा हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है, हर एक क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर का होगा। तो हमारा क्वेश्चन 8, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ मैनर, हमें इसमें 3 एडवांटेज बताने हैं मैनर के। और फिर हमारा इसमें और में एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या पूछा है, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हमें इस वाली टर्म को डिफाइन करना है। एंड आल्सो स्टेट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, और हमको कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताने हैं टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन करते समय कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। आइए हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर हमें बताने थे उसमें एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मतलब हमको खाद के कुछ एडवांटेज बताने हैं। तो हमारा पहला एडवांटेज, दीज आर ए गुड सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये एक अच्छा सोर्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। और इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मतलब ये मिट्टी को इम्प्रूव करता है, उसकी उर्वरकता को बढ़ाता है। और कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है आसानी से। और रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड लीचिंग। इसमें और में एक और क्वेश्चन था जिसमें हमको कुछ स्टेप्स बताने थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। तो इसमें दी मेन स्टेप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को बनाते हैं, और सोइंग, उसकी बुवाई करवाते हैं। फिर एडिंग मैन्योर, फिर खाद को ऐड करते हैं, और फर्टिलाइज़र्स को भी, और इरिगेशन, सिंचाई करते हैं उसकी। और हार्वेस्टिंग, मतलब उसका कटाव भी करना पड़ता है, और फिर स्टोरेज भी करना पड़ता है। ये इसके कुछ मेन स्टेप्स हैं, ये आप लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10। हमारा 9th क्वेश्चन में एक मैचिंग है, ये हमारी 3 नंबर की है, ये आपकी आनी है, तो एक मैचिंग की भी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। CNG, पहला कॉलम 1 और कॉलम 2। तो पहले हमारी CNG हमारी क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, ठीक है। अब सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स। और फिर पेट्रोलियम हमारा है ब्लैक गोल्ड। एंड एंथ्रेसाइट 98% कार्बन कंटेंट। और कोलर टार होगा हमारा विस्केस लिक्विड। और केरोजिन होगा हमारा वैक्सी मटेरियल, ठीक है, आपको दिख रही होगी अच्छे से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग, 3 नंबर का, मतलब
ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, नेम द पार्ट। मतलब जब हम बोलते हैं तो मतलब हमारा कौन सा शरीर का अंग वाइब्रेट होता है, तो हमें उसका नाम बताना है, नेम द पार्ट। और सेकंड क्वेश्चन है, अनिल सो ए क्रैकर बर्स्ट एट नाइट। अनिल नाम का एक लड़का है, वह उसने देखा कि रात के समय एक क्रैकर फूटा एट ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस, के घर से थोड़ी दूरी पे। और ही हियर द साउंड ऑफ द क्रैकर ए लिटल लेटर आफ्टर सीइंग द क्रैकर बस्ट। मतलब उसने बम को फूटते हुए देखा, पर लेकिन उसकी आवाज़ बाद में आई, फट पहले गया और बाद में आवाज़ आई। तो इसका हमें गिव द रीज़न फॉर द डिले इन हियरिंग द साउंड, तो हमें इसका रीज़न बताना है। और सी क्वेश्चन पूछा है, नेम 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम जो मतलब विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग, जो साउंड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मतलब वाइब्रेटिंग की साउंड निकालते हो तो चाहिए। और इसमें और में भी हमारा क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज़, मतलब इन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, इन तीनों के इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है और 3 पॉइंट्स बताने हैं कम से कम। तो आइए हम इन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारा पहला इस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट है जो मतलब वाइब्रेट होता है बोलते समय, तो वो है वोकल कॉर्ड्स। और बी क्वेश्चन में हमसे कुछ पूछा गया था कि जो एक लड़का था अनिल नाम का, उसको मतलब उसने बम देखा, क्रैकर को फूटते हुए दूर से देखा, तो उसकी आवाज़ बाद में क्यों आई और वो फटा पहले, तो उसका हमें रीज़न देना है। तो उसका रीज़न होगा द लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड, जो लाइट होती है वह साउंड से बहुत तेज़ होती है, ट्रैवल मतलब वो बहुत फास्ट करती है। एंड सो द लाइट फ्रॉम द क्रैकर्स रीचेस फास्टर देन दैट ऑफ साउंड ऑफ द क्रैकर। उसने मतलब फटने की जो लाइट देख ली वो पहले और साउंड बाद में आता है, तो इसका रीज़न हो गया। और फिर सी में हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताने थे जो थ्रो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, गिटार, सितार, वायलिन आर इंस्ट्रूमेंट विच हैव स्ट्रिंग्स, जिनमें स्ट्रिंग्स होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें म्यूज़िक और नॉइज़ में डिफरेंशिएट भी करना था उसमें और के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसका पहले म्यूज़िक 3 पॉइंट बहुत इनफ है। म्यूज़िक इज़ स्मूथ एंड प्लीजेंट होता है। म्यूज़िक हैज़ रेगुलर एंड पीरियडिक वाइब्रेशन। नॉइज़ का कुछ पॉइंट है, जैसे नॉइज़ इज डिस्प्लीजिंग टू हियर, नॉइज़ इज ए नॉन पीरियडिक एंड इरेगुलर टाइप ऑफ साउंड। इसका थर्ड, वी कैन नॉट डू सडन चेंज इन द वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द म्यूजिकल वेव। नॉइज वेव कंसिस्ट ऑफ सडन एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस होते हैं ऑफ दिस कैरेक्टर्स। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा 11 क्वेश्चन ये भी हमारा 3 नंबर का है, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहला इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, पहला है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। मतलब कि जब हम कुएं में एक पानी लेने के लिए वो डालते हैं एक बाल्टी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुल दी रोप। इसमें होगा पुल दी रोप, मतलब खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुल दी रोप, खींचना पड़ेगा। और फिर है इसमें बी क्वेश्चन, ए चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। ए चार्ज बॉडी क्या करती है, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी में अट्रैक्ट, ATTRAC और ये टी अट्रैक्ट। अब सी क्वेश्चन, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, मतलब एक लोडेड ट्रॉली को जब हम मूव करेंगे तो वी हैव टू हम क्या करेंगे, टू या पुश या पुल, पुश या पुल और या पुल, ये हमारा वन वर्ड में है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ही। और सी में है ए नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड दी नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, मतलब 2 मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब हम क्या होगा, वो रिपल्जन होगा। रिपल्जन की स्पेलिंग REPULSION, ये होगा रिपल्जन, मतलब भागेगा इधर उधर, चिपकेगा नहीं। तो अब है हमारा सेक्शन सी, ये हमारा 6 मार्क्स का है। तो इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा पैसेज सा दे रखा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेस, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं वेरियस पर्पज़ के लिए। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मतलब कर्ड मतलब दही बनाने के लिए, ब्रेड एंड केक, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी by fixing nitrogen, making of cheese, pickles and many other food items.
अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब शुगर को कन्वर्टेड करने के लिए हम क्या करते हैं, डी अल्कोहल। इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर डी। सेकंड है, नेम द बैक्टीरियम विच व्हेन एडेड टू मिल्क मल्टीपल्स इन इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, मतलब दूध को दही बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियम का नाम बताना है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, लैक्टोबैसिलस। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन, लॉइस पैस्चर ए फ्रेंच केमिस्ट हैं, इन 1857 डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ, इसमें हमें प्रोसेस, उन्होंने कौन सा प्रोसेस इन्होंने डिस्कवर किया था, उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, फेर्मेंटेशन। अब और में एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, लैक्टोबैसिलस। अब हमारा नेक्स्ट 13 क्वेश्चन का पैसेज है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन, ये भी हमारा 6 मार्क्स का है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूस क्लोज पाथ अलॉन्ग विच करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक सेल ऑफ ए बैटरी, सेल और बैटरी होती है, कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब एंड स्विच, ये सब होते हैं सर्किट में। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इसके हम आंसर दे देते हैं। विच ऑफ द डिवाइस यूज ए बैटरी, मतलब बैटरी का इस्तेमाल कौन कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, टॉर्च। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा टॉर्च, क्योंकि ट्रांजिस्टर नहीं कर सकते, टीवी रिमोट कंट्रोल भी नहीं कर सकते, एंड डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हाँ सॉरी, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी चीज़ करते हैं, क्योंकि टीवी भी करता है, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें भी बैटरी होती है, टॉर्च में भी होता है और ट्रांजिस्टर में भी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन ए डिवाइस इज, इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल का जो अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है। तो इसमें साइड बाय साइड, वन आफ्टर द अदर, या फिर बोथ ए बी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। एंड थर्ड क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन द, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट से जब बल्ब हमारा ग्लो होता है तो स्विच हमारी कौन सी पोजीशन में होगा, वो ऑन या ऑफ। सीधी सी बात है, अगर बल्ब जल रहा है तो वो मतलब ऑन के पोजीशन में ही होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहेगा कि वो तो या तो क्लोज्ड या फिर सी कंप्लीट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। हमारा 14 क्वेश्चन, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन, व्हेन, हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन लाइट रीचेस एन ऑक्यूपाई सॉलिड ऑब्जेक्ट द लाइट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लिविंग एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द अदर साइड इज शैडो। और जैसे कि अगर इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, द लाइट कैन मूव थ्रू इट, और लाइट उसमें से मूव हो जाएगी। एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज शाइनी, और वो ऑब्जेक्ट चमकेगा, द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑफ ऑन इट डिफरेंट डायरेक्शन, और जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी हम पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, हमें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एक हमें मतलब एक एग्जांपल बताना है इन ऑप्शंस में से कोई भी एक। तो इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, सन या ट्यूबलाइट या मून। तो इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा सन। सन की हमारी एक खुद की लाइट होती है, नेचुरल सोर्स पूछा है तो बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड सेकंड है द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट इट्स ऑन, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें उसकी खुद की लाइट नहीं होती, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो इसमें हमारा शाइनिंग मिरर, लाइट बल्ब या स्टार या फिर लाइटेड मैच स्टिक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा शाइनिंग मिरर। शाइनिंग मिरर की खुद की लाइट नहीं होती, क्योंकि जब तक हम शीशे पे कोई लाइट नहीं देंगे तो उसको वो लाइट नहीं देने वाला। तो थर्ड क्वेश्चन, स्टार्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे ल्यूमिनस। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। एंड ए टॉर्च इज ए, और टॉर्च क्या होती है, वो भी हमारी ल्यूमिनस होती है। हमारा नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन, ये हमारा डायग्राम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, पहला, गिवन बिलो इज ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा 6 मार्क्स का है, डायग्राम को अच्छे से देख लेना। पहला क्वेश्चन, द मेल जंप
रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता है? स्पर्म। सेकंड क्वेश्चन, द मेल जर्म रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, ये कौन से नाम से जाना जाता है? ओवम। थर्ड है, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स टेक प्लेस, मतलब स्पर्म्स का ग्रोथ कहाँ पे होता है, कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं टेस्टिस में। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब और में एक और क्वेश्चन है, द स्पर्म्स ट्रेवल्स फ्रॉम टेस्टिस टू उरेथा थ्रू, किसके थ्रू मतलब स्पर्म ट्रैवल करते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वेस डेफरेंस। अब यहाँ पे और में हमारे कुछ एक और पैसेज में से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहला है, रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन इज थस defined as a biological process है in which organisms gives rise to young ones offspring similar to them and the offspring grows matures and in turn produce new offspring। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इनको भी देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर नाउ एज, तो मतलब कोई भी जानवर जब कोई न्यू यंग निकालता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? बी, वीवी पोरस। एंड इसमें सेकंड क्वेश्चन, टैडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस, मतलब जब टैडपोल का जब डेवलप होता है तो वो कौन से स्टेज से होके तो क्या बनता है? तो वो बनता है फ्रॉग। अगर टैडपोल का प्रोसेस अच्छे से देखा होगा तो आपको ये आंसर पता होगा। वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स जनरली टेक प्लेस, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। फोर्थ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, दी सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कौन से नाम से जाना जाता है? जाइगोट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। तो यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर ही ख़त्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इस सैम्पल पेपर का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।